आमतौर पर हर इंसान में कोई ना कोई अजीब आदत होती है, लेकिन हमारी रिया की आदत कुछ ज़्यादा ही अजीब है। वो हमेशा दिन में सोती और रात में जागती है, जिस वजह से उसकी इस आदत से सब परेशान हो गए हैं। यार ये नूडल्स जल्दी बन जाए, मम्मी की वजह से मैंने तो लाइट भी ऑफ की हुई है, लेकिन अगर मम्मी इस टाइम पर यहाँ गई ना तो मुझे बहुत सुनाएंगी। रिया का तो इतना कहना था कि तभी उसकी मम्मी को बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है। ये प्यास बिना पता नहीं इतनी रात को ही क्यों लगती है, और एक बार पानी पी लो तो फिर बार बार बाथरूम के चक्कर लगाते रहो। अरे नींद में क्या बोल रही हो सुनीता जी? प्यास लगी है तो किचन में जाकर पानी पी कर आओ ना, मेरी नींद भी क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? हाँ हाँ जा रही हूँ। ओए बड़े नींद डिस्टर्ब हो रही है। सुनीता किचन में पानी पीने जाती है। किचन की लाइट्स ऑफ थी, इसलिए सुनीता को किचन में रिया नजर नहीं आती और ना ही रिया को अपनी मम्मी की किचन में आने का पता चलता है। लेकिन पानी पीने के लिए सुनीता जैसे ही फ्रिज खोलती है, वैसे ही फ्रिज की लाइट रिया पर पड़ती है। चोर चोर, कोई बचाओ, हमारे घर में चोर घुस गया। अरे मम्मी शांत हो जाओ, कोई चोर नहीं है, मैं हूं, ये देखो मैं। रिया लाइट्स ऑन करती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी रात को किचन में लाइट बंद करके तू कर क्या रही है? पता भी है कितनी डर गई थी वह। मम्मी मैं वो नूडल्स बना रही थी। इतनी रात को? वो मूवी देख रही थी ना, तो मूवी देखते देखते भूख लग गई। घर में पॉपकॉर्न थे नहीं तो सोचा नूडल्स बना लेती हूँ। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले, और थोड़ी सी शर्म करके अपनी इस आदत को सुधार ले। पता नहीं दिन में सोती है और रात को उल्लुओं की तरह जागती है। सुधर जा, वरना कल को ससुराल जाएगी तो न जाने तेरा क्या होगा। सुनीता का तो इतना कहना था कि कुछ ही महीनों बाद रिया की शादी उसके बॉयफ्रेंड अमन से हो जाती है। शुरू में तो ससुराल वालों को लगता है कि शायद शादी की थकान की वजह से बहू पूरा दिन सो रही होगी, लेकिन कुछ समय बाद, अरे कहाँ रह गई बहू? हम इतनी देर से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और बहू अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। 1 मिनट मम्मी, मैं जाकर देखता हूँ। अमन कमरे में आता है तो देखता है कि रिया तो सो रही है। अरे कब तक सोती रहोगी तुम? उठना है कि नहीं? बाहर सब ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा है। अरे ब्रेकफास्ट का इंतजार क्यों कर रहा है? मैंने तो कल ही सबके लिए नाश्ता बनाकर फ्रिज में रख दिया था, और तुम्हारा टिफिन रेडी करके भी फ्रिज में रख दिया है। तुम एक काम करो, तुम सबको नाश्ता गरम करके दे दो। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। अरे लेकिन इससे पहले कि अमन उसे कुछ और बोलता, वो घर्राटे लेते हुए सो जाती है। अमन किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता गरम करके लाता है। अरे बेटा, आज तू हम सबके लिए नाश्ता बना कर लाया है। बहू की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पापा, रिया के सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो उसने सबके लिए नाश्ता बना कर रखा था, लेकिन अब सर में दर्द हुआ तो वो जाकर सो गई। थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो। अभी तो अमन सबके सामने बात को दबा देता है, लेकिन कुछ दिन बाद, अरे इतने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे हो गए, आज भी नहीं धोए तो कल और ज़्यादा कपड़ों का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा, धो ही लेती हूँ। रिया रात के 1 बजे कपड़े धोने के लिए जाती है। ऐसे तो कपड़े धोने में मज़ा नहीं आ रहा, हेडफोन्स लगा लेती हूँ, फिर गाने सुनते सुनते कपड़े धोने में मज़ा आएगा। रिया अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है और फुल वॉल्यूम में गाने सुनती हुई खुद भी गाना गाते हुए डांस करने लगती है। ओ मेरा बाबू चल चबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू चल चबीला मैं तो नाचूंगी। अरे ये इतनी रात को कैसे कैसी आवाज़ें आ रही है, और इतनी रात को ये वॉशिंग मशीन की आवाज़। कौन धो रहा है कपड़ा इस वक्त? मुझे भी ऐसा ही सपना आ रहा है भाई। इनका अलग ही चल रहा है, छोड़ो इन्हें, मुझे देख कर आना पड़ेगा आखिर इतनी रात को घर में हो क्या रहा है। निर्मला जल्दी से वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनकर अपने घर के बाथरूम में जाती है। तभी रिया एकदम से गरबा का गाना गाती हुई गरबा खेलते हुए निर्मला की तरफ आती है। ए गरबे की रात है, गरबा खेलो रे मेरे संग। लगता है मेरी बहू को किसी भूत ने लपेट में ले लिया। हे भगवान मदद करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे नाचो नाचो मम्मी जी, आप भी नाचो। इतनी रात को कपड़े धोते हुए गरबा खेलने का मजा ही कुछ और है। कितना मस्त गाना है। हैं? गाना? इधर मेरी जान हलक मटकी है और ये गाना सुना रही है। अरे निकाल इसे, कान से निकाल।
निर्मला रिया के कान से हेडफोन्स निकालती है। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है? इतनी रात को यहाँ गाने सुनते हुए नाच रही है। कपड़े धोने का कौन सा टाइम है ये भाई? क्या करूं मम्मी जी, मुझे ना रात को नींद नहीं आती, तो मैं अपना सारा काम रात को ही करती हूँ। दिन में कुछ भी करूँ तो नींद आने लगती है। पूरी रात जागेगी तो दिन में तो नींद आएगी। जा जाके सो जा और सुबह उठ के धो लेना ये कपड़े। इतनी रात को खामखा डरा दिया मुझे भी। ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ दिन बाद सोच रहा हूँ इस बार दिवाली पर एक नई बाइक ले लूँ। ये वाली बहुत पुरानी हो गई है ना माँ? अरे बाइक को छोड़, मुझे तो हमारा ये घर भी पुराना पुराना लगने लगा है। पता नहीं आखिरी बार कब ठीक से सफाई हुई थी। दिन में साफ सफाई करने का टाइम होता है तब ये सो जाती है। पता नहीं कहाँ से एंटीक पीस छांट कर लाया है। अरे माँ तुम चिंता मत करो, तुम आज रिया को बोल देना, वो अच्छी तरह घर की सफाई कर देगी। दोपहर के 2:30 बजे रिया अपनी पूरी नींद लेकर किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। वो चाय बनाकर अपनी सास को देने जाती है। अरे यार कौन से टाइम की चाय लेकर आई है तुम मेरे लिए? अभी आधे घंटे पहले तो दोपहर का खाना खाया है। वो मम्मी जी, मैं अभी सोकर उठी ना, तो भूख लगी थी, तो चाय के साथ नाश्ता लेकर आई। मुझे लगा आपको भी भूख लगी होगी तो आपके लिए भी ले आई। ए भगवान, क्या करूँ इसका। तो ये सब छोड़ और घर की सफाई पर थोड़ा ध्यान दे। दिवाली आ रही है तो घर में इतनी सी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, मैं आज ना अच्छी तरह पूरा घर साफ कर दूंगी। पूरा घर साफ कर दूंगी मतलब? मतलब आप टेंशन ना लो ना, मैं अच्छी तरह घर की सफाई कर दूंगी। चाय पीकर सबके लिए रात का खाना बनाकर रिया फिर से सो जाती है और रात को फिर से सभी घर वालों को दिन का बना हुआ खाना खाना पड़ता है। सोचा था बहू घर में आएगी तो अच्छा अच्छा गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा, लेकिन जब से बहू घर में आई है तब से दिन का बना हुआ खाना रात में खाना पड़ता है और कभी रात का बना खाना दिन में। अरे खाना तो छोड़ो, मैंने तो आज उसे घर की सफाई करने को भी बोला था, लेकिन महारानी हर रोज की तरह दिन में जाकर सो गई। पता नहीं मुझे ही ऐसी बहू मिलनी थी क्या। इधर ससुराल वाले पहले ही रिया से परेशान थे, तभी रात को वो उठती है और अपना खाना पीना खाकर घर की सफाई में लग जाती है। आज तो पूरे घर को इतनी अच्छी तरह चमकाऊंगी कि माँ जी देखती रह जाएंगी। फर्श पर सर्फ का पानी डाल देती हूँ, उसके बाद अच्छी तरह वाइपर से साफ करके पोछा लगाऊंगी तो फर्श तो एकदम शीशे की तरह चमकेगा। रिया फर्श पर सर्फ का पानी गिरा देती है और पूरे घर में सर्फ का पानी बिखर जाता है। तभी ये रात को बाथरूम की परेशानी ने भी परेशान कर रखा है। 2 घंटे सोता हूँ तभी इसकी वजह से नींद खुल जाती है। जाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही सुधीर वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर पैर रखता है, वैसे ही पूरे फर्श पर सर्फ का पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है। वो धड़ाम से गिरता है। ओए माँ लग गई रे, हाय रे मोरी मैया, मेरी कमर गई रे, कोई और उठाने। अरे ये तो पापा की आवाज़ लग रही है, क्या हो गया उन्हें? सुधीर इतनी जोर जोर से चिल्लाता है कि उसके चिल्लाने की आवाज़ से घर के सब लोग जल्दी से भागकर वहां आते हैं। लेकिन जैसे वो वहां पर आते हैं वैसे ही वो सब भी उसी की तरफ फिसल कर वहीं पर गिर जाते हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर रिया भी वहां आती है। अरे आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो फर्श को साफ करने के लिए यहाँ पर सर्फ का पानी डाला था और आप लोग यहाँ पर खेल रहे हो। अब मैं सफाई कैसे करूँगी? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कोई सफाई करने का टाइम है? तुम्हारे सफाई करने के चक्कर में पहले पापा यहाँ गिरे और उनकी आवाज़ सुनकर हम यहाँ आए और इस सर्फ के पानी पर फिसल कर हम भी गिर गए। और नहीं तो क्या भाभी, आपको सफाई करनी थी तो दिन में कर लेती। रात के 2 बजे कौन सफाई करता है? पूरी कमर टूट गई। पता नहीं मुझे ही दुनिया में ऐसी बहू मिलनी थी क्या। अरे वाह। अब आधी रात को रिया की सफाई के चक्कर में सबकी कमर टूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी रिया की आदत नहीं सुधरती। कुछ दिन बाद उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। अरे हम तेरे घर पर आए हुए हैं, इतनी देर हो गई निर्मला, लेकिन अभी तक तेरी बहू यहाँ दिखी नहीं। कहाँ छुपा कर रखा है तूने अपनी बहू को? अभी मैं क्या बताऊं कि वो महारानी तो घोड़े बेचकर सो रही है। क्या हुआ बहन जी, बहू मायके गई हुई है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, आप तब तक चाय पीजिए, मैं आती हूँ। निर्मला रिया के कमरे में जाती है और उसे जगाने लगती है। क्या हो गया मम्मी जी, सोने दो ना। अरे उल्लू कहीं की, उठ, बाहर मेहमान आए हैं, जा उनके लिए खाना बना दे। मम्मी जी प्लीज बाहर से मंगा लो। अरे उठ,
अब निर्मला रिया को जबरदस्ती नींद से उठाकर किचन में खाना बनाने के लिए भेज देती है, लेकिन रिया गैस पर खाना बनाने के लिए चढ़ाती है और खाना बनाते बनाते वहीं दीवार का सहारा लेकर खड़ी खड़ी सो जाती है। थोड़ी देर बाद, बहन जी घर में कुछ जलने की बदबू आ रही है, कहीं बहू से खाना जल तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, शायद बहू खाने में तड़का लगा रही होगी, मैं अभी आती हूँ। हाँ, निर्मला जल्दी से किचन में जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इसने, सारा का सारा खाना जल गया और ये महारानी दीवार के सहारे खड़ी खड़ी सो रही है। ऐसा पहला प्राणी देखा है मैंने दुनिया में जो दीवार के सहारे खड़ा खड़ा सो रहा है। अरे क्या करूं मैं इसका। निर्मला उसे देखती रह जाती है। वो जल्दी से गैस बंद करके उसे उठाती है, लेकिन अब हालात कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते जा रहे थे। निर्मला शाम को सुधीर और अपने दोनों बेटों के साथ एक मीटिंग करती है। अब कुछ भी करके बहू को सुधारना होगा। उसकी ये दिन में सोने और रात में जागने की आदत ने तो हमें परेशान कर दिया है। इसे सुधारने का एक ही तरीका है, जैसे ये रात में जाकर हम सबकी नींद खराब करती है, वैसे ही अब जब दिन में ये सोएगी तब हम भी इसकी नींद खराब कर देंगे। बिल्कुल ठीक बोला भैया, आज से भाभी की नींद खराब करो, मिशन शुरू। अगली सुबह जब सब जागे तो रिया घोड़े बेचकर सो गई थी। सबकी छुट्टी थी तो पंकज ने टीवी में तेज म्यूजिक चला दिया और सब उस म्यूजिक पर डांस करने लगे। मेरा ढोलक मैं लटके से, आहा। हे भगवान, इतनी जोर जोर से कौन म्यूजिक सुन रहा है, पूरी नींद खराब कर दी। रिया नींद में आंखें मसलती हुई बाहर आती है और म्यूजिक बंद कर देती है। अरे बहू, इतना अच्छा गाना तो चल रहा था, बंद क्यों कर दिया तूने? मम्मी जी, आप सब इतने तेज तेज गाने क्यों सुन रहे हो? मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, इसकी वजह से नींद टूट गई। अरे ये कोई सोने का टाइम है क्या रिया? तुम्हें पता है पंकज का प्रमोशन हुआ है, इसलिए हम सब डांस कर रहे हैं। आओ तुम भी हमारे साथ डांस करो। हाँ भाभी, आपके देवर का प्रमोशन हुआ है, नाचो नाचो नाचो। घर के सभी लोग रिया का हाथ पकड़कर उसे नींद में ही नचाने लगते हैं और रिया की अच्छी खासी नींद खराब हो जाती है। कुछ दिन बाद, आज तो और मजा आएगा। घर में सारी पड़ोसन किटी पार्टी के लिए आएगी और घर में जो शोर होगा उससे तो ये बिल्कुल नहीं सो पाएगी। थोड़ी देर बाद पड़ोस की सारी औरतें उनके घर आती हैं। निर्मला उनके लिए खूब सारे स्नैक्स लेकर आती है। अरे निर्मला बहन, किटी पार्टी में बातें तो बहुत हो गई, चलो ना अंताक्षरी खेलते हैं, मज़ा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खेलते हैं, इससे तो और मज़ा आएगा। सभी औरतें अंताक्षरी शुरू करती है और सब लोग इतने ज़ोर ज़ोर से गाने गाते हैं कि रिया की नींद फिर से खराब हो जाती है। वो बाहर हॉल में आती है तो पड़ोस की सभी औरतों को देखकर चौंक जाती है। अरे आप सब यहाँ पर, किसी का बर्थडे है क्या? अरे किसी का बर्थडे नहीं है, हमारी किटी पार्टी चल रही है। बेटा स्नैक्स खत्म होने वाले हैं तो तुम जाकर थोड़े स्नैक्स बना लाओ ना। क्या? जाओ ना रिया बहू, बहुत मज़ा आ रहा है। वहाँ सभी किटी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और रिया किचन में सबके लिए स्नैक्स बना रही थी। सबकी गाने की आवाज़ से उसकी नींद भी उड़ गई थी। अब कुछ दिन तक घर वाले हर रोज़ रिया के साथ ऐसा ही करते, जिससे कुछ दिन बाद वो अब दिन में जागकर रात में सोने लगती है। सबको लगता है उसकी आदत सुधर गई, लेकिन कुछ दिन बाद, आहा आहा, ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। उसकी आवाज़ सुनकर अमन की नींद खुलती है। तभी अपनी आँख खुलते वो अपने सामने रिया को ऐसे देखता है तो वो बुरी तरह डर जाता है। राम 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 राम, ये सब क्या हो रहा है? रिया क्या हो गया तुम्हें? मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। कौन मुस्कान, कौन पहचान? क्या किया ये? मेरी पूरी रील खराब कर दी, अब दोबारा से बनानी पड़ेगी। क्या तुम रील बना रही थी? तुम्हें अपने ये सारे काम रात को ही करने होते हैं क्या? पहले खाना बनाती थी, सफाई करती थी, लेकिन अब तो रात को ये भूतिया रील भी बनाने लग गई। तुम्हारे चक्कर में अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे। सारी। अमन दोबारा से सो जाता है, लेकिन तभी रिया को भूख लगती है और वो किचन में खाना खाने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है? रिया इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र अपने सास ससुर के कमरे की तरफ पड़ती है, जहाँ एक चोर उनके कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। ये तो कोई चोर लगता है, मेरे घर में चोरी करने आया है, अभी बताती हूँ इसे। रिया किचन से लाल मिर्च का पाउडर और बेलन उठाकर उसके पीछे जाती है। चोर भैया, पीछे तो मुड़ो।
उसकी आवाज सुनकर चोर जैसे ही डर के मारे पीछे मुड़ता है, वैसे ही रिया उसकी आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर डाल देती है और बेलन से उसकी खूब पिटाई करती है और कुकर को उसके सर पर पहना देती है। अरे ये क्या कर दिया? एक तो पहले ही आंखें जल रही है, ऊपर से ये क्या पहना दिया? अरे मेरा दम घुट रहा है, निकालो इसे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में चोरी करेगा? रुक, तुझे तो आज मैं अच्छी तरह बताऊंगी। चोर के सर में कुकर फंस जाता है और रिया बहुत बुरी तरह से उसे पीटती है। तभी उनकी आवाज़ सुनकर घर के सब लोग वहां पर आते हैं। जैसे ही पंकज घर की लाइट जलाता है तो सब देखते हैं कि रिया किसी को पीट रही है। जल्दी से पुलिस को फोन करो, चोर है ये। क्या चोर? हाँ मम्मी जी, चोर। अमन जल्दी से पुलिस को फोन करता है। पुलिस जाकर उस चोर को पकड़कर ले जाती है। आज पहली बार इसके रात के जागने की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। वो सही तो कहते हैं, खराब घड़ी भी दिन में एक बार सही समय तो बता ही देती है। इसके रात में जागने के चक्कर में 100 परेशानियां खड़ी हुई, लेकिन आज इतनी बड़ी परेशानी से इसके रात के जागने की आदत ने ही बचा लिया। इसीलिए तो कहते हैं मम्मी जी, खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है। सब लोग रिया को देखकर हंसने लगते हैं और आज उसकी ये रात को जागने की आदत ही घर वालों को इतनी बड़ी परेशानी से बचा लेती है। मैं मंदिर से आ गई। अरे सजल तो इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहा है? और तन्नू और शिवाली भी अभी सोकर नहीं उठी है क्या? अम्मा, तन्नू की रात से तबीयत बहुत खराब है, उसे वॉमिटिंग और चक्कर आ रहा है। शायद शिवाली भी अभी तक उठी नहीं है, इसके लिए मैं नींबू पानी बना रहा हूँ, उसे पीकर शायद थोड़ा अच्छा लगे। अरे तू रीचा से कह देता, इतना काम तो वो भी कर देती। इतने में रीचा पीछे से आती है। माँ मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ, कोई काम था क्या? आज तन्नू की तबीयत सही नहीं है और देख तेरा भाई उसके लिए नींबू पानी बना रहा है, उसे रात से वोमिटिंग हो रही है। इतना काम तो तुम भी कर सकती हो। और ये शिवाली अभी सोकर नहीं उठी है, आंख खुलते ही ऑफिस के लिए भाग जाएगी। माँ मैं जरूर कर देती, पर मेरे पार्लर पर ना मॉर्निंग में क्लाइंट आ गए हैं, उन्हें जल्दी से तैयार करना होगा क्योंकि उन्हें पार्टी में जाना है। वैसे आज नाश्ते में तो कुछ होगा नहीं तो मैं बाहर ही कर लूंगी। माया एक फूड पैकेट आगे बढ़ाते हुए ऋचा से कहती है, इसमें कुछ जलेबी और कचौड़ियां हैं जो मैं राज स्वीट से ले आई थी। आज नाश्ता नहीं बनाए तो यही खाकर काम चलाना पड़ेगा। ऋचा वो फूड पैकेट लेकर किचन में चली जाती है। इतने में छोटी बहू शिवाली नहाकर किचन में आती है। आज तो लगता है भाभी जी ने नाश्ते में जलेबी और कचौड़ियां बनाई हैं। इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। क्या खुशबू है। ये जलेबी और कचौड़ियां भाभी ने नहीं बनाई, बल्कि माँ राज स्वीट से लेकर आई हैं। क्या आपको पता है तनु भाभी की तबीयत सही नहीं है, उन्हें रात से वॉमिटिंग हो रही है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ। इतने में शुभम और राजी भी डाइनिंग एरिया में आ गए। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी बड़ी बहू बीमार और परेशान फेस लेकर वहां डाइनिंग एरिया में आती है। क्या हुआ बहू, आज तुम इतना लेट उठी हो? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है, क्या कोई परेशानी है बेटा? सजल के पापा तनु रात से परेशान है। अरे बेटा तुमने मुझे बताया भी नहीं, रात में जब परेशान थी एक बार मुझे बुला लेना चाहिए था। हाँ भाभी, आप मुझे बोल देती, मैं आपकी देखभाल कर लेती। ये सुनकर तनु मन में सोचने लगी, मेरे घर के लोग कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब जब इन्हें पता चलेगा मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ तो ये सब बहुत खुश हो जाएंगे। माँ जी और पापा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या कहना है? वो माँ जी, मैं ये कह रही थी कि आप और पापा जी दोबारा से दादी दादा बनने वाले हैं। ये सुनकर पूरी फैमिली में खुशी की लहर फैल गई। सबकी फेस पर स्माइल थी, खासकर सजल, वो सबसे ज्यादा खुश हो गया था। मतलब मैं दोबारा से चाचा बनने वाला हूँ? ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। भाभी आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं फिर से बुआ बन जाऊंगी। आज तो ऑफिस में मैं सबको बताऊंगी मैं चाची बनने वाली हूँ। हाँ चुप हो जाओ सब लोग, अभी बीच पड़ा नहीं, सबको बताने चले। नजर लग जाएगी, जब तक 6 महीने नहीं हो जाते बात घर से बाहर नहीं जाएगी। माया एकदम सही कह रही है, अभी से किसी को नहीं बताना है। सारे लोग माया की बात पर सहमति जताते हैं। तन्नू तू भी थोड़ा कुछ खा ले बेटा, खाली पेट और उल्टियां आएंगी। माँ जी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, जब मन होगा तो मैं खुद ले लूंगी। माँ जी 9 बजने वाले हैं, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। मेरा क्लाइंट मेरी वेट कर रहा होगा, वैसे भी मैं लेट हो गई हूँ। सारे लोग एक एक करके अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम के वक्त
माँ, तनु ने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? नहीं बेटा, मैंने तो कई बार पूछा पर उसने तो खाने के लिए मना कर दिया। ऐसा कर, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आ, फ्रेश फ्रूट खाकर उसका मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं उसके लिए फ्रूट ले आता हूँ। उतने में ऋचा वहां आती है। भाई अब मार्केट जा रहे हैं ना, तो आते वक्त मेरे लिए मौसमी का जूस ले आना। आजकल मेरी स्किन ना बहुत ड्राई हो रही है, जूस पीने से थोड़ा ग्लो आ जाएगा। ठीक है, आते वक्त ले आऊंगा। रात के वक्त ऋचा और शिवाली लॉबी में बैठकर सजल के लाए हुए फ्रूट्स की फ्रूट चाट बनाकर खा रही थी और हंस रही थी। इतने में सजल वहां आया। तुम लोग फ्रूट चाट खा रहे हो? तनु को भी दे देते हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। भैया मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला मेरा फ्रूट खाने का मन नहीं है। फ्रूट्स खाने का मन नहीं था? हो सकता है वो फ्रूट चाट खा ले, इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, मन अच्छा हो जाएगा। भैया अगर हम लोगों ने फ्रूट्स खा लिए, वो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? वैसे भी भाभी फ्रूट्स नहीं खाती तो ये सड़ ही जाते। भाई भाभी का इतना ख्याल रखते हो, थोड़ा बहन के बारे में भी सोच लिया करो। पूरा दिन पार्लर में काम करके कितना थक जाती हूँ। सजल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ऋचा और शिवाली फ्रूट चाट खाते हुए हंसती हैं। कुछ दिन बाद शिवाली हॉल में बैठे सभी लोगों को बताती है। आप लोगों को पता ही है, मेरी कंपनी एक टूरिस्ट कंपनी है और मेरी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ऑफर निकाला है। सारे एम्प्लॉयज अपनी फुल फैमिली के साथ 4 धाम यात्रा मात्र पर पर्सन 1000 रुपीज में कर सकते हैं। आई थिंक हम सबको इस ऑफर का लाभ उठाकर 4 धाम यात्रा के लिए चलना चाहिए। शिवाली, आज तूने मन खुश कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात बताई है। हम सब 4 धाम यात्रा के लिए एक साथ चलेंगे। ये सुनकर फैमिली के सारे लोग खुश हो गए, लेकिन सोफे के एक कोने पर बैठा सजल उदास था। उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ तनु की चिंता थी। आप सब लोग 4 धाम यात्रा चले जाएंगे तो तनु का ख्याल कौन रखेगा? मेरे ऑफिस में इतना काम होता है कि मुझे घर पर आते आते रात हो जाती है। उसकी भी तबीयत सही नहीं चल रही, उसकी डिलीवरी का वक्त भी पास में आ गया है। ऐसा करिए माँ, आप 4 धाम यात्रा के लिए फिर कभी चली जाना। अरे बेटा, हमारी उम्र हो गई है और ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। मेरे हाथ पैर भी नहीं चलते जो मैं अकेले तनु का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। ऋचा, तू रुक जा। वैसे भी तुम कहती रहती हो मेरे पार्लर में बहुत काम है। तू अपना काम छोड़कर कहाँ 4 धाम यात्रा के लिए जाएगी? भैया पार्लर का काम करते करते बोर हो गई हूँ। अब जब घूमने का मौका आया है तो ये मौका नहीं छोड़ सकती ना। प्लीज मुझे रुकने के लिए मत कहिए। भैया मैं तो रुक जाती, पर मेरी जॉब है। मैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत सारे लोगों को इस 4 धाम यात्रा के लिए ले जा रही हूँ। अगर मैं रुक गई तो मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी ना। अब सब 4 धाम यात्रा जाइए, तनु का ख्याल मैं रख लूंगा। अरे सजल, तू चिंता क्यों करता है? मैं तनु के लिए एक मेड रख जाती हूँ जो तनु का पूरा ख्याल रखेगी। सजल बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अगर कोई घर पर रुकना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, मेरी तबीयत सही है और मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तुम्हारी तबीयत कितनी सही है तुम्हारा फेस बता रहा है। कुछ खाती हो नहीं, फेस बिल्कुल पीला पड़ गया है। क्या तुमने सुबह से कुछ खाया? क्या करूं, खाना खाने का मन ही नहीं करता। तुम्हारा जो खाने का मन हो मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। अगर मुझे बनाना भी पड़ेगा तो मैं बना दूंगा। मेरा ना मोमोज खाने का मन हो रहा है, वो भी तीखी तीखी चटनी के साथ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद सजल मोमोज लेकर आता है। तभी शिवाली को मोमोज की चटनी की खुशबू लगती है और वो रूम से किचन में आती है, जहाँ सजल तनु के लिए प्लेट में मोमोज लगा रहा था। भैया मोमोज लाए आप? मेरा ना कब से मोमोज खाने का दिल कर रहा था। मैं इसमें से कुछ मोमोज खा सकती हूँ क्या? तुम 2-4 मोमोज ले सकती हो। मैं तनु के लिए लेकर आया हूँ, उसका मोमोज खाने का मन कर रहा है। इस टाइम पर जो भी मन करे उसे खिलाना चाहिए। शिवाली ने 12 मोमोज में से 6 मोमोज अपनी प्लेट में रख लिए और ढेर सारी चटनी लेकर लॉबी की तरफ गई। तभी ऋचा भी पीछे से किचन में आ गई। मैं तो 4 धाम यात्रा के लिए कपड़े पैक कर रही थी और यहाँ देखो मोमोज खाए जा रहे हैं। भैया मुझे भी मोमोज चाहिए, मैं इस प्लेट से मोमोज ले सकती हूँ ना? हाँ, मैं तनु के लिए लाया था, उसमें सिर्फ अब 6 मोमोज है। 2 मोमोज ले जाओ, लेकिन बाकी के तुम शिवाली के प्लेट से ले लो। रहने दो भैया, बस 2 मोमोज, मैं बाहर जाकर ही खा लूंगी। आजकल आपको एक ही इंसान का ख्याल रहता है ना, जैसे बाकी लोग तो घर में रहते ही नहीं। कुछ दिन बाद घर के सारे लोग 4 धाम यात्रा पर चले गए और घर में अकेले सजल और तनु रह गए थे।
मेड सुबह शाम आती, घर के सारे काम निपटाकर चली जाती। पूरा दिन सजल ऑफिस में रहता, देर शाम में आता। तनु अकेले घर में परेशान होती रहती। सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, मेड भी नहीं आई। अपने लिए कड़क चाय बना लेती हूँ। तनु चाय बनाने गई, लेकिन गैस जलने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। पूरा दिन वो किचन में बेहोश पड़ी रही। शाम को सजल आया। तनु, क्या हो गया तुम्हें? उठो तनु, उठो। डॉक्टर साहब, तनु अब कैसी है? वो और हमारा बच्चा सुरक्षित तो है ना? हाँ, उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस है, शायद इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसका डिलीवरी टाइम भी आ गया है, तो आपको उसका खास ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हेलो पापा, आज तनु किचन में बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसका डिलीवरी का टाइम भी नजदीक आ गया है। क्या कोई घर पर वापस नहीं आ सकता? बेटा, इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, तो अपनी माँ से पूछ ले। बेटा, अब यात्रा के बीच में से तो कोई वापस नहीं आ सकता ना, लेकिन मैं मेड से फोन कर दूंगी। जब तक तो ऑफिस से वापस नहीं आएगा तब तक वो तनु के पास ही रहेगी बस। ठीक है माँ। सजल तनु के साथ घर आता है। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम बेड रेस्ट पर रहोगी, अब तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी तनु। ठीक है। कुछ समय बाद सारे लोग चारधाम यात्रा से वापस आ जाते हैं और तनु की डिलीवरी का दिन भी आ जाता है। माया जी अब दादी बन गई, आपको पोता हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाचा बन गया। आज तो मैं पूरे स्टाफ को मिठाई बांटूंगी, मैं बुआ बन गई। डिलीवरी के 15 दिन बाद तनु का बच्चा रो रहा था और वो परेशान थी। भाभी, बेबी क्यों रो रहा है? बेबी बहुत रो रहा है, आप इसे खिला लीजिए ना, मेरी बॉडी में बहुत पेन है। भाभी, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा ताकि सुबह टाइम पर उठ पाऊं। कुछ देर बाद, भाभी, बेबी काफी देर से चुप नहीं हो रहा है, मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही हूँ, बहुत आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। रिचा, तुम इसे बाहर खिला लाओ ना, मुझे दर्द हो रहा है, वरना मैं ही चुप करा देती। भाभी, आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हूँ और अभी क्लाइंट से बात भी तो चल रही है। अगली सुबह सजल और तनु अपने दोनों बच्चों के साथ अपना बैग तैयार करके घर से जाने लगे। तभी माया ने देखा। सजल, अभी तनु की डिलीवरी के 15 दिन नहीं हुए, तुम सब कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा तनु की प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद पूरा फैमिली उसका ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। अरे सजल, कैसी बात करता है तू? सब तो तनु और उसके बच्चे का ख्याल रखता है। मम्मी जी, पापा जी, आप बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ये 9 महीने मैंने कैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। अब मैं सजल के साथ दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। एक दिन की बात है जब हरि किशन की बड़ी बेटी सुबह सुबह गुस्से में लाल होकर चिल्लाती हुई आई। पापा, पापा, कहाँ हो आप? अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? पापा, कितनी बार मैंने आपको बोला है कि मेरी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे बेटी, वो सुबह सुबह मानसी को कॉलेज के लिए देर हो रही थी और दूसरी गाड़ी में पंचर हो गया था, बस इसीलिए मैंने ही उसे बोल दिया कि वो तुम्हारी गाड़ी ले जाए। अरे वाह, अब बताओ मैं कैसे जाऊं? बेटा, कैब कर लो। कैब? और मैं, मतलब सिमरन शर्मा अब कैब से जाएगी? ओ प्लीज पापा, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए, आज के बाद मेरी गाड़ी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। सिमरन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन के गुस्से से हर कोई डरता था, उसकी बहन, घर के नौकर और यहाँ तक कि उसके पापा भी। सिमरन को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया था और इसीलिए शायद वो हमेशा इतनी गुस्से में चिड़चिड़ी सी रहती थी। वो किसी भी चीज़ की जिद कर बैठती थी और अगर वो चीज़ उसे नहीं मिल पाती तो सबका जीना हराम कर देती। सिमरन के पापा को सिमरन की बड़ी ही चिंता रहती थी कि आखिर वो अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट करेगी। एक दिन की बात है जब हरि किशन गाड़ी से कहीं जा रहा था और अचानक उसके सामने एक स्कूटर वाला आ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हरि किशन गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो सड़क पर एक लड़का पैर पकड़कर बैठा था। हरि किशन उस लड़के से माफ़ी मांगने लगता है। अरे कोई बात नहीं अंकल, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया ये। बेटा, ये तो तुम हो जो ऐसा बोल रहे हो, वरना कोई और होता तो बस जाने क्या कर देता। खैर, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हरि किशन उस लड़के को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और फिर उसे उसके घर छोड़ने जाता है। जब राहुल के माँ बाप, उसकी बहन पायल और भाई महेश उसे ऐसे देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं।
हाय मेरा बच्चा, ये क्या हो गया तुझे? कैसे लग गई तुझको? देखिए, ये मेरी गलती है। राहुल दरअसल मेरी गाड़ी से टकरा गया था और तभी उसको इतनी चोट लग गई। अरे आप तो बड़े भले आदमी हो जो इसे डॉक्टर के पास लेकर गए और फिर घर तक छोड़ने आए हो, वरना कोई और होता तो ऐसे ही छोड़कर भाग जाता। आप आइए, बैठिए। सब लोग बैठकर कुछ देर बातें करने लगते हैं। सच में भले लोग हो आप, और मुझे अब समझ में आया कि राहुल में इतने अच्छे संस्कार कहाँ से आए। अगर किसी के माँ बाप इतने अच्छे हैं तो बच्चे तो होंगे ही। आपके घर आकर बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी के घर आया हूँ। सब अपने अपने से लग रहा है, और सच में जो अपनापन आपके घर में है वो काश दुनिया के हर घर में होता। अरे ये तो बस आपस का प्यार है और कुछ नहीं। इसके अलावा हमारे पास है ही क्या? आपके पास जो दौलत है ना वो हर किसी के पास नहीं होती। खैर, अब मैं चलता हूँ। यहाँ बैठकर वक्त का पता ही नहीं चला। पर दोबारा आप ज़रूर आइएगा। आपसे मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी ज़रूर। हरिकिशन घर वापस आता है, पर बार बार उसे उन लोगों का ही ख्याल आ रहा था। इतना प्यार, इतना अपनापन और सुकून उसने कहीं नहीं देखा था। उसे वो लोग और राहुल सब इतने अच्छे लगते हैं कि वो अपनी बड़ी बेटी सिमरन की शादी उस घर में करने की सोचने लगता है। वो इस बारे में अपनी छोटी बेटी मानसी से बात करता है। पापा, आप दीदी की शादी ऐसे घर में करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आपको पता है ना उनकी शौक और उनके रहने का तरीका। हाँ, पर एक बार बात करने में हर्ज क्या है। अगले दिन हरिकिशन अपनी सिमरन का रिश्ता लेकर उनके घर जाता है। वो लोग तो ये बात सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं। आप इतने बड़े आदमी आखिर हमारे घर के लिए राजी कैसे हो गए? आप जैसा घर मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ बेशक वो सुविधाएं नहीं, पर बिन माँ की बच्ची को जो प्यार यहाँ मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए और अपना लीजिए मेरी सिमरन को। सब लोग इस रिश्ते से बड़े ही खुश हो जाते हैं, पर जब सिमरन को पता चलता है कि उसके पापा उसकी बिना मर्जी के उसका रिश्ता तय करके आए हैं, तो वो हर चीज़ गुस्से में तोड़ने फोड़ने लगती है। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी पापा, आप चाहे जो कर लो। कैसे भी करके सिमरन शादी के लिए हाँ ही नहीं भर रही थी। उसके पापा और उसकी बहन इस बात से बड़े ही परेशान थे। सिमरन की जिद के आगे किसी की नहीं चल रही थी और आखिरकार हरिकिशन को सिमरन की बात माननी ही पड़ी। वो उदास मन से राहुल के घर बात करने के लिए निकल पड़े, पर उनका ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से उनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। जब हॉस्पिटल से सिमरन के पास फ़ोन आया तो दोनों बहनें रोती हुई वहाँ हॉस्पिटल भागी। पापा, पापा, ये आपको क्या हो गया? बेटा, अब मैं ज़्यादा समय का मेहमान नहीं हूँ। मेरे पास वक्त नहीं बचा। मैं बस जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि तू राहुल से शादी कर लेना। तेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी, बाकी तेरी इच्छा। इतना कहते ही हरिकिशन दम तोड़ देता है। उसकी दोनों बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब राहुल के घर वालों को हरिकिशन के बारे में पता चलता है तो उनको यकीन ही नहीं होता। हे भगवान, ये क्या हो गया? यकीन नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं। बेचारी बच्चियां कैसे रह पाएंगी? मैं कल उनको फ़ोन करूँगा, उनका हाल चाल पूछूंगा। सिमरन अपने कमरे में बैठी बस अपने पापा की बोली आखिरी इच्छा को याद कर रही थी। बार बार वो बात उसके दिमाग में आ रही थी। मानसी, मैंने फ़ैसला ले लिया है। मैं पापा की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। आखिर पापा ने मेरे लिए कोई ख़राब रिश्ता तो देखा नहीं होगा। मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का और घर पसंद किया होगा। जो भी उन्होंने पसंद किया होगा उसमें तुम्हारा अच्छा ही होगा दीदी। ये तुमने एकदम सही फ़ैसला लिया है। जब अगले दिन राहुल के बाबूजी का फ़ोन आता है तो मानसी उनको अपने पापा की आखिरी इच्छा के बारे में बताती है। इतना दुख का माहौल होता है, इसलिए सिमरन एकदम सादे तरीके से शादी करने के लिए सोचती है और सब उसकी बात मान लेते हैं। एक मंदिर में राहुल और सिमरन की शादी हो जाती है। शादी करके अब सिमरन पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो पुराने से घर को देखकर उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। पापा ने मेरे लिए इस घर में रिश्ता तय किया था। मैंने तो सोचा था कोई बहुत रईस लोग होंगे, पर ये तो एकदम फटीचर निकले। आखिर ऐसी जगह क्या सोचकर उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया था? वो तो जानते थे कि मैं कैसे पली बड़ी हूं, फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? सिमरन के मन में हजारों सवाल चल रहे थे, पर वो एकदम चुप रहती है। वो अपने ससुराल में बड़े दुखी मन से कदम रखती है, पर सब उसका स्वागत बड़े ही प्यार से करते हैं। जब सिमरन अपने कमरे में जाती है तो गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है। जल्दी से एसी चलाओ ना, गर्मी से मैं पसीने पसीने हो गई हूँ। एसी
हमारे घर में तो एसी नहीं है, यहाँ बस कूलर है। एसी नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? सिमरन आखिर कैसे रहेगी ऐसे घर में, और वो भी बिना एसी के? पापा, क्यों पापा आपने मेरी शादी ऐसे घर में तय की जहां एसी तक नहीं है? सिमरन अपनी किस्मत को कोसने लगती है और रोते रोते सो जाती है। जब सुबह होती है तब पूरा घर उठ चुका था, पर सिमरन अभी तक सो रही थी। सिमरन की ननद पायल उसे उठाने आती है। भाभी, भाभी देखो सब उठ गए हैं। आज आपकी मुंह दिखाई है ना, और आप अभी तक सो रही हैं, उठिए। उफ, क्या दिक्कत है तुम सबको? चैन से सोने क्यों नहीं देते मुझे? एक तो इस गर्मी की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई, और अब तुम इतनी सुबह सुबह मुझे उठाने आ गई। भाभी, वो माँ ने बोला था मुझे आपको उठाने के लिए। सब औरतें आपकी मुंह दिखाई करने के लिए आने वाली है ना, तो बस आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। ठीक है, जाओ अभी। सिमरन जब तैयार होने के लिए कपड़े ढूंढती है तो उसे एक भी ढंग की साड़ी नहीं दिखती। ये सब क्या बेकार के सस्ते कपड़े, अब मैं क्या ऐसे कपड़े पहनूंगी? ये कहाँ मुझे गरीबों के घर भेज दिया पापा ने। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। तैयार होने के लिए कपड़े कहाँ है? ये पहनूंगी क्या अब मैं? इतने बेकार कपड़े? मुझे आज ही नए और मेरी पसंद के कपड़े चाहिए। तुम अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। राहुल अपना क्रेडिट कार्ड सिमरन को दे देता है। सिमरन जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से तैयार होकर बाहर आती है। अरे बहू, आ गई तुम? बहुत ही सुंदर लग रही हो। आओ आओ, हमारे पास बैठो। सिमरन सबके साथ बैठ जाती है। सब उसकी मुंह दिखाई करते हैं और फिर उसकी सास उसे पहली रसोई के लिए कहती है, पर सिमरन को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अब क्या इन लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा? भगवान, कहाँ फंस गई मैं? मुझे जल्द से जल्द इन सब जंजाल से निकलना होगा। मैं अब ऐसे ऐसे काम करूंगी ना कि ये लोग खुद मुझे मेरे घर भेज देंगे। सिमरन रसोई में जाती है और सबके लिए खीर बनाने लगती है। सिमरन खीर में डालने के लिए शक्कर का डब्बा उठाती है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है और वो उसे रख कर नमक का डब्बा उठा लेती है। अभी खिलाती हूँ इनको खीर। बड़ा शौक है ना नई बहू से काम करवाने का। हे भगवान, ये भाभी ऐसा क्यों कर रही है? मुझे सबको जाकर बताना होगा। पायल जल्दी से बाहर जाकर अपनी माँ को बताती है कि सिमरन खीर में जानकर नमक डाल रही है। जब सिमरन नमक वाली खीर सबके लिए लेकर आती है तो सब उस खीर को चुपचाप निगल लेते हैं। कोई कुछ भी नहीं कहता उसे। अब शाम को सिमरन शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। वहाँ वो सीधा 25,000 की साड़ी खरीद लेती है। उसके अलावा भी न जाने वो क्या क्या खरीद लेती है। कुछ दिन बाद जब राहुल का क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसकी टेंशन से हालत खराब हो जाती है। माँ, ये तो मेरी सैलरी से भी ज़्यादा का बिल है। बताओ मैं क्या करूँ? बेटा, उसे हमेशा महंगे कपड़े पहनने की आदत है। उसे क्या पता अब कि तुम इतना कमाते ही नहीं हो। जब उसे पता चल जाएगा तो वो उस हिसाब से खर्च करेगी। पर माँ, मेरा तो सारा हिसाब बिगड़ गया ना। राहुल परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा उदास होकर अपने कमरे में बैठा था। तभी सिमरन उससे पूछती है, तुम आज ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही काम को लेकर परेशान था। काम को लेकर? अच्छा, काम से याद आया, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कितना कमाते हो। मेरी सैलरी 20,000 रुपये महीना है। 20,000 रुपये? बस? इतने से पैसों में तुम आखिर कैसे अपने शौक पूरे करते हो? शौक? हम मिडिल क्लास लोगों के कोई शौक नहीं होते। 10,000 मैं माँ को देता हूँ, 5,000 बैंक में जमा करता हूँ, 3,000 पेट्रोल के लग जाते हैं, बचते हैं 2,000। पर वो भी कहीं ना कहीं लग जाते हैं, कुछ बच नहीं पाता। मैंने तो इसके कार्ड से 50,000 की शॉपिंग कर ली थी। खैर, मुझे क्या लेना देना। जब परेशान होगा तभी तो मुझे यहाँ से जाने को मिलेगा। सिमरन हर दिन कुछ न कुछ नया ड्रामा करती रहती। उसे लगता है कि सब उसकी इस बात से अनजान है कि वो ये सब जान कर रही है। हर कोई सिमरन की हरकतों से वाकिफ होता है, पर कोई उसे कुछ भी नहीं कहता। एक दिन तो सिमरन हद ही पार कर देती है। जब पायल अपने बाबूजी को दवाई देने जा रही थी तभी सिमरन आकर उससे कहती है, ये तुम किसकी दवाई लेकर जा रही हो? बाबूजी की। उनको हाई बीपी रहता है ना। अब मैं उनके ही कमरे में जा रही हूँ, मुझे दे दो, मैं दे देती हूँ उनको दवाई। सिमरन अपने ससुर को डबल डोज दे देती है, जिसकी वजह से उसके ससुर की हालत खराब हो जाती है। वो पसीने पसीने हो जाते हैं और अचानक ज़मीन पर गिर जाते हैं। सब लोग उनको फटाफट हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर सबको बताता है, इन्होंने दवाई की ज़्यादा डोज ले ली है, इनका बीपी इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ गया है। शुक्र है कि आप इन्हें वक्त पर ले आए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता?
माँ प्लीज़ अब रो मत, अब बाबूजी एकदम ठीक है ना, अब बस आप उनका अच्छे से ध्यान रखना। अच्छे से ध्यान नहीं, बस अपनी बहू से दूर रखना, वही काफ़ी है। ये तुम क्या बोल रही हो पायल? अपनी भाभी के लिए तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तो क्या बोलो फिर? माँ को उस लड़की की हर हरकत पता है, फिर भी जब देखो उसे बचाने में लगी रहती। पहले दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे शक्कर के डब्बे को रखकर नमक डालते हुए, पर माँ ने सबको वो नमक वाली खीर जबरदस्ती खिलाई। चलो ये तो फिर भी छोटी चीज थी, पर उसने 50,000 की शॉपिंग कर ली, जिसमें कि भैया की सैलरी ही 20,000 है। माँ ने मेरी शादी की FD तोड़वा दी, पर भाभी को कुछ नहीं बोला। अरे चलो वो भी जाने दो, पर अब तो उसने हद ही कर दी। मैंने खुद उसको बाबूजी की दवाई दी थी, उनको ले जाकर दे दी थी। आखिर बाबूजी ने डबल डोज कैसे खा ली? उसने मारने की कोशिश की मेरे बाबूजी को। कितनी घटिया औरत है वो। पायल, खबरदार, जो ऐसे शब्द अपनी भाभी के लिए दोबारा इस्तेमाल किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ पायल गलत क्या बोल रही है? उसने इतनी बड़ी हरकत की है और आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाँ, कर रही हूँ मैं तरफदारी, क्योंकि मैं समझती हूँ उसका दर्द। बचपन में अपनी माँ को खो दिया, उसने तो कभी देखा ही नहीं कि माँ कैसी होती है, भरा पूरा परिवार कैसा होता है। बेचारी बिन माँ की बच्ची आखिर चिड़चिड़ी नहीं होगी तो क्या होगी। ऊपर से उसके बाबूजी ने उसकी शादी उसकी बिना मर्जी के ऐसे मिडिल क्लास घर में कर दी। उसको यहाँ क्या ही मिल रहा है, फिर भी वो रह रही है ना। उसे प्यार की ज़रूरत है बस। देखना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। उन सब की बातें बाहर खड़ी सिमरन सुन रही थी, और उसके साथ उसकी बहन मानसी भी। सिमरन उन सब की बातें सुनकर एकदम हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई परिवार ऐसा भी हो सकता है, कोई ससुराल ऐसा भी हो सकता है। क्या सोच रही हो दीदी? हमेशा ये बोलती हो ना, आखिर पापा ने यहाँ क्या देखा? अब तो आपको जवाब मिल गया होगा दीदी। पापा ने आपके लिए वो देखा जो आपने अपनी लाइफ में हमेशा मिस किया, माँ का प्यार और ऐसा परिवार जो बहू को बेटी बनाकर रखता है। आप बस पैसों पर मरती रही और इतनी कीमती चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जो आपको हर पल मिल रही है। सिमरन मानसी की एक एक बात चुपचाप सुनती रहती है। उसका सर शर्म से झुक जाता है और आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। राहुल के बाबूजी को भी इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देख लो आपकी लाडली बहू बाबूजी को हॉस्पिटल देखने तक नहीं आई। बस कर पायल, अब घर चल। सब लोग बाबूजी को लेकर घर पहुंचते हैं। राहुल और महेश बाबूजी को उनके कमरे में लेकर जाते हैं तो वहाँ सिमरन पहले से ही खड़ी थी। कैसे हो बाबूजी आप? देखो माँ, मैंने बाबूजी का पूरा कमरा साफ कर दिया है और उनकी सारी दवाई यहाँ टेबल पर रख दी है। मैंने ठीक किया ना माँ? सिमरन के ऐसे बर्ताव को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पायल को तो ऐसा लग रहा था जैसे सिमरन अपनी गलती को छुपाने के लिए अच्छे बनने का नाटक कर रही है। हम सब देख लेंगे, आप जाकर अपने कमरे में आराम करो। हाँ बहू, तुम आराम करो, थक गई होगी ना। पायल बेटी, जाकर रसोई में खाने का इंतज़ाम करो। पायल, तुम्हें रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब खाना बना दिया है। तुमने खाना बनाया? मजाक कर रही हो क्या? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने दाल चावल रोटी सब बनाया है। मुझे खाना बनाना नहीं आता ना, इसलिए मैंने मोबाइल में देखकर सब बना लिया। आप लोग चलो ना प्लीज़, खाकर बताओ कैसा खाना बनाया है। सिमरन सबको अपने हाथों से खाना परोसती है। वो एकदम ही बदल जाती है। रात को राहुल जब हॉस्पिटल के बिल का हिसाब लगा रहा था तो सिमरन उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे इतने पैसे शॉपिंग में बर्बाद कर दिए। पर आज ही मैंने एक बहुत अच्छी नौकरी देखी है, पूरे 40,000 रुपये की। हम दोनों मिलकर कमाएंगे ना तो घर की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और हमारे शौक भी। आखिर तुमको अचानक क्या हो गया सिमरन? तुम ऐसी तो नहीं थी। हाँ, मुझे पता है, मैंने पहले सबके साथ बुराई किया है, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब पहले वाली सिमरन नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ। हाँ, मैंने ही बाबूजी को डबल डोज दे दी थी और सारे काम उल्टे करती थी ताकि तुम सब मुझसे परेशान होकर मुझे मेरे घर भेज दो। पर आज जब मुझे पता चला कि सब जानते हुए भी मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा था तो उसी पर मुझे एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छा है ना सिमरन कि आखिरकार तुमने हम सबको अपना लिया। देखना, इस घर में तुम बहुत खुश रहोगी और तुम्हें हम सब बहुत प्यार देंगे। मैं जानती हूँ राहुल।
उस दिन से सिमरन सबके साथ मिलजुल कर रहती है, नौकरी करके अपने पति का हाथ बटाती है और घर में मदद करके अपनी सास और ननद का। कुछ दिन में वो इस घर में इतनी घुल मिल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं हो पाता कि वो पहले कैसी थी। पूरा परिवार एक सुखी परिवार की तरह रहने लगता है और उस दिन सिमरन को अपने पापा के फैसले पर बहुत गर्व महसूस होता है। आकाश और दिव्या की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। नई नई शादी का नूर उनके चेहरे पर दिखाई देता था। दिव्या ने अभी अभी घर और रसोई को संभालना शुरू किया था। वो पूरी कोशिश करती थी कि वो एक अच्छी बहू साबित हो सके। अरे दिव्या बहू, आज इतना सब बनाया है तूने? हाँ बेटा, इतना सब मत बनाया कर, थक नहीं जाती सब बना बना कर। नहीं माँ जी, आप सबका ध्यान रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। आप खाकर बताइए ना सब कुछ कैसा बना है। हाँ ज़रूर खाएंगे बहू, तुमने इतने प्यार से जो बनाया है। हाँ मैं भी खाऊंगा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आइए बैठिए। इतना सब बनाया है, क्या बात है? इतना सब बनाती तो है लेकिन खुद कुछ नहीं खाती कभी। हाँ वो तो मैंने भी देखा है, तुम हमेशा इतना सब बनाती हो हम सबके लिए, लेकिन खुद तो कुछ खाती नहीं हो। नहीं पापा जी, मैं तो वैसे ही कम खाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप सबके लिए खाना बनाना। ऐसे कैसे बहू? खुद तो चिड़िया जैसे खाती हो खाना और हमें इतना सब खिला देती हो। चल आजा, आज बैठकर हमारे साथ खाना और अच्छे से खाना खाना होगा। आ जाओ बेटा। दिव्या हर वो काम करती थी जिससे वो अपने सास, ससुर और पति का दिल जीत सके, लेकिन कभी कभी न जाने कि वो आकाश के साथ अजीब सा बर्ताव करने लगती थी, जैसे कि उससे बहुत नाराज़ हो। मैं ये सोच रहा था कि हम हाँ, सोचने का काम तो आप ही करते हैं ना, मैं तो बस यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। अरे क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? तुम थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। हाँ, जब खाना बनाती हूँ तब तो सबको अच्छी लगती हूँ, अब आपको उखड़ी उखड़ी सी लग रही हूँ। अरे मेरा मतलब है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? मैं कभी ऐसा काम करती नहीं जिससे कोई मुझे कह सके, समझे आप? हाँ वो तो है, पर फिर बात क्या है? सब ठीक है ना? आप मेरे पति हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या दिक्कत है। अरे पर बताओगी तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? सबके पति तो बिना बोले ही पत्नी की बात समझ जाते हैं, एक आप है, आपको तो मेरी बात कभी समझ में ही नहीं आती। हे भगवान, पता नहीं कभी कभी इसे क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता मुझे तो। ऐसा लगता है कोई चुड़ैल आकर बैठ जाती है इसके दिमाग में। अब आज पता नहीं क्या हुआ है। वैसे तो दिव्या स्वभाव से काफ़ी स्वीट सी लड़की थी, लेकिन न जाने क्यों कभी कभी किसी बात पे दिव्या का मूड अचानक से बदल जाता था, जैसे पल में धूप हो पल में बारिश, जो आकाश को हैरान सा कर देता था। ये लीजिए आपका टिफ़िन, आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, याद से खा लेना। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा मैं कह रहा था कि आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो उसने पार्टी में बुलाया है सब दोस्तों को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं जाता हूँ, फिर रात को आने में देरी हो जाएगी ना। अरे क्यों नहीं जाना है, जाइए ना आप, कौन सा रोज़ रोज़ बर्थडेज आते हैं, कभी कभी तो दोस्तों से मिलना होता है, आप ज़रूर जाइए। पक्का? वैसे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाना चाहता। अरे नहीं, थोड़ी देरी होगी ना, कोई बात नहीं, मैं कौन सा घर में अकेली हूँ, वैसे भी माँ जी और पापा जी है ना। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। दिव्या की बात मानकर आकाश रात को दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया, लेकिन जब रात को अपने कमरे में आया तो दिव्या का मूड पूरी तरह से बदल चुका था। अरे भाई, अभी तक सोई नहीं हो? नींद नहीं आ रही क्या? मुझे नींद आए या ना आए इससे आपको क्या करना है ना? आपको तो बस दोस्तों के साथ पार्टी करनी है और कुछ नहीं। अरे तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे चलेगा। तुम्ही ने कहा इतने प्यार से कि नहीं चले जाओ दोस्तों से मिलने के लिए। मैंने कहा क्योंकि मैं आपकी परवाह करती हूँ, लेकिन आपको है मेरी परवाह? मेरी खुशी ना खुशी कहाँ दिखती है आपको? आपको तो बस अपने दोस्त दिखते हैं। अरे तुम्हारा मन नहीं था मुझे भेजने का तो कह देती, मैं नहीं जाता। हाँ, ये भी मेरा ही कसूर है ना? मैं ही पागल हूँ जो आपकी इतनी परवाह करती हूँ। अरे अब इसमें रो क्यों रही हो? सॉरी, मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आपको तो बस गलती करने के बाद सॉरी बोलना आता है। मुझ पर क्या गुजर रही है वो किसी को नहीं दिखता। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं सो रही हूँ।
मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि दिव्या का मूड खराब क्यों हो जाता है बार बार। कभी कभी तो बिल्कुल चाशनी सी होती है और कभी कभी काली माता बन जाती है अचानक से। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कहीं इस पर किसी का साया तो नहीं है? कल दिव्या की माँ को फ़ोन करके पूछता हूँ। आकाश के मन में अजीब अजीब सी बातें चल रही थी। इन सबको शांत करने के लिए आकाश ने दिव्या की माँ को फ़ोन किया। अरे नमस्ते दामाद जी, बड़े दिनों बाद याद किया आपने। हाँ मम्मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि आज से पहले कभी दिव्या पे कोई जादू टूना तो नहीं हुआ है ना? हाँ हाँ हुआ है ना दामाद जी, बिल्कुल हुआ है। मुझे लग ही रहा था। अरे आपके प्यार का जादू जो उस पर चल गया है वो तो हमें जैसे भूल ही गई है। अरे मम्मी जी, ये वाला जादू नहीं जिसमें इंसान पागल सा हो जाता है ना कभी कभी। अरे आपसे शादी करके वो आपके पीछे पागल ही हो गई है सच में। जब देखो आपकी बातें करती रहती है बस। अरे मम्मी जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही है। मेरा मतलब है कहीं कोई साया तो नहीं है ना दिव्या पे? अरे दामाद जी, अब आपका साया पड़ गया है यहाँ उस पे, अब और कोई साया तो पड़ ही नहीं सकता। आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। मम्मी जी आप रहने दीजिए, चलिए मैं रखता हूँ फ़ोन। अरे और भी कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं दामाद जी। हाँ जी ज़रूर, इतने अच्छे जवाब तो आपके अलावा और कौन दे ही सकता है। आकाश को दिव्या की माँ से कोई खास जवाब नहीं मिलता, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि न जाने कब दिव्या का मूड खराब हो जाए और वो फिर से काली माता का रूप धारण कर ले। इसलिए वो उससे बच बच के ही चलता था। अच्छा बताओ, ये पहनूं या फिर ये सूट पहनूं? क्या बोलूं? कहूँगा कि ये सूट अच्छा नहीं लग रहा तो कहीं गुस्सा ना हो जाए। अरे बताओ ना। तुम पर तो दोनों ही सूट अच्छे लगते हैं, कोई भी पहन लो, सब में प्यारी ही लगती हो तुम। अरे बताओ ना कौन सा पहनूं फिर? नहीं बताया तो भी गुस्सा ना हो जाए कहीं। अब ये लाल वाला पहन लो। ये लाल वाला? लगता है इसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया। प्लीज़ गुस्सा नहीं, कमरे के बाहर चला जाता हूँ जल्दी से। ये वाला ना? ठीक है, यही पहन लेती हूँ। बच गया मैं। आकाश के लिए दिव्या को हैंडल करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। जैसे उसका हर दिन इसी कश्मकश में जाता कि कहीं दिव्या आज नाराज ना हो जाए और उनकी लड़ाई ना हो जाए। अरे तू अंदर क्यों नहीं जा रहा है कमरे में? यहाँ बाहर क्यों खड़ा है? अरे पापा, आज ना दिव्या को कहा था कि जल्दी आऊँगा, लेकिन देरी हो गई। आज तो वो चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी होगी। इतना डरता है अपनी बीवी से? आप नहीं डरते क्या मम्मी से? बुलाऊं क्या उन्हें? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। डरता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने उस राज को समझ लिया है जिससे हम मर्द अपनी बीवियों को शांत कर सकते हैं। सच पापा? प्लीज़ बताइए ना, वो राज क्या है? कान इधर ला, अभी बताता हूँ। श्याम ने आकाश को कान में कुछ कहा और थोड़ी देर बाद आकाश दिव्या के कमरे में आता है, जहाँ दिव्या गुस्से से लाल हो चुकी थी। दिव्या कैसी हो तुम? आपको कैसी लग रही हूँ? अच्छा सुनो, आज ना मुझे आने में देरी हो गई, उसके लिए सॉरी। आप ना, लेकिन देखो रास्ते में आते हुए मुझे मोमोज और बर्गर दिख गया था, इसलिए तुम्हारे लिए लेता आया, और साथ में जलेबी भी है। क्या? मोमोज और बर्गर और साथ में जलेबी? अल्लाह मुझे दो, जल्दी करो, मुझे वैसे भी तो बहुत भूख लगी थी। पापा का नुस्खा तो काम कर गया सच में। लो ये लो जलेबी भी। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं ना, आपको देर होगी तो हो रहा है सबके साथ, लेकिन ये मोमोज ना बहुत बढ़िया है सच में। उस दिन आकाश को एक राज की बात पता चली थी कि अगर आपकी पत्नी गुस्सा है, उसका मूड खराब है या वो बहुत चिड़ी हुई है, तो समझ लीजिए कि उसे बहुत भूख लगी है और उसका बस एक छोटा सा सलूशन है, उसकी पसंद का खाना। वैसे आप भी अपना सकते हैं ये नुस्खा, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनाया हुआ है। अरे कब से कुंडली देखे जा रहा है, कुछ बताएगा भी? हाँ बेटी बताऊं ना, इसकी शादी का योग कब बनेगा? हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है। इतनी देर में आलिया भी जॉगिंग से घर वापस आकर उनके साथ ही बैठ जाती है। अरे आशीष भाई, आप
मुझे सुबह से ही लग रहा था कि कुछ अपशगुन होने वाला है। देखिए आप आ गए। मुझे तो उस लड़के के लिए अभी से बुरा लग रहा है जिसे तेरे लिए कुर्बान होना पड़ेगा, बेचारा। वैसे आप इतने बड़े ज्योतिषी बन गए लेकिन अभी तक कुंवारे हो, क्या बात है? ग्रह योग नहीं बना रहे या कुछ और बात है? आलिया की इस बात पर वो और उसकी दादी हंसने लगते हैं, जिन्हें इग्नोर करते हुए माँ एक बार फिर उसकी शादी की बात पर आ जाती है। बेटा, इसकी बात का बुरा मत मान। तू ये बता कि दिक्कत क्या है? अरे मौसी, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसके जिद्दीपन की है, बाकी मंगल भारी है। जिद और स्वाभिमान में फर्क होता है। मेरी पोती नेक दिल, सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। ऐसे ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कहीं भी शादी थोड़े ना कर लेगी। माँ जी, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, दादी और भाई की नॉन स्टॉप शादी वाली बातें सुनकर आलिया गुस्से में उठ खड़ी होती है। माँ, आपको पता है मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, फिर भी आप लोगों ने मिलकर घर को सर्कस बना दिया है। घर वालों को ये सब सुनाकर आलिया तैयार होती है ऑफिस के लिए निकल जाने को, जहाँ रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची फूल बेचते हुए मिलती है। दीदी, फूल खरीद लो ना, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। अच्छा, कितने के हैं? सिर्फ आपके लिए एक फूल, 20 रुपीज। आलिया उस बच्ची से सारे फूल खरीदकर ऑफिस पहुंचकर उन्हें सब में बांट देती है। क्या बात है? ये फूल किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? फूल मिलने से सबके चेहरे पर जो खुशी आई है ना, उसी की समझ लो। चलो काम करते हैं। ऐसे ही आलिया अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांटते हुए डेली लाइफ बहुत खुशी से जी रही होती है। दिन बीतते रहते हैं। एक शाम आलिया और उसकी दोस्त आइसक्रीम खरीदने जाती हैं। भैया, 2 चॉकलेट आइसक्रीम देना। तुम्हारा चॉकलेट आइसक्रीम से प्यार मुझे आज तक समझ नहीं आया। आइसक्रीम लेकर आलिया की दोस्त तो वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही आलिया जाने लगती है तभी एक जरूरतमंद बच्चा उसके पास आता है। दीदी, आइसक्रीम खिला दो। आलिया बिना कुछ सोचे अपनी आइसक्रीम उसे दे देती है। ये सब देख वहीं खड़ा देव आलिया के पास आता है। आप उसे पैसे भी तो दे सकती थी। हाँ, दे सकती थी, पर पैसे तो आगे उससे कोई दूसरा भी छीन सकता था, लेकिन इस आइसक्रीम को खाकर उसे जो खुशी मिलेगी ना वो कोई नहीं छीन पाएगा। वाओ, डीप थॉट। आज से मैं भी ऐसे सोचना शुरू करूंगा। वैसे मेरा नाम देव है। हेलो देव, मैं आलिया हूँ। और इस तरह दोनों बातें करते हुए साथ चलने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेरी मम्मी को उनके सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया है, तो आज फैमिली डिनर में तुम भी आ सकती हो। अगर तुम्हारी मम्मी की गिफ्ट के लिए तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे तो जरूर आऊंगी। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और रात को आलिया देव की मम्मी के लिए सुंदर लाल साड़ी लेकर डिनर पर पहुंचती है, जहां गिफ्ट देने और थोड़ी बात करने के बाद सब डिनर करने बैठते हैं। आंटी, आपको साड़ी कैसी लगी? ठीक है, मतलब मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो ज़्यादातर सोबर कपड़े ही पहनती हूँ। डोंट वरी, मम्मी के इस स्पेशल मौके पर ये साड़ी ज़रूर पहनेंगी। इसी तरह बातें आगे बढ़ती हैं और डिनर खत्म होने पर आलिया घर वापस आती है, जिसके बाद से ही वो देव के साथ बात करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें देव बहुत बार उसे कॉल और मैसेजेस करता है, लेकिन आलिया किसी का जवाब नहीं देती। क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर तुमने देव से बात करनी क्यों बंद कर दी? उसकी मम्मी को घर में बहू नहीं, नौकरानी का रिप्लेसमेंट चाहिए, जो मैं नहीं बन सकती। अरे इतनी जिद भी अच्छी नहीं, लड़कियों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए देव से ज्यादा सूटेबल लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। माँ उसे ये सब बोल ही रही होती है कि उसके फोन पर मैसेज आता है,
जिसे पढ़कर वो तुरंत घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां देव अकेला परेशान खड़ा होता है। पर आलिया उसके पास न जाकर एक कमरे में जाती है और कुछ देर बाद बाहर निकलकर घर वापस आ जाती है। इसके कुछ दिनों बाद देव और उसकी मम्मी आलिया के घर आते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल आकर ब्लड डोनेट नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ सबके साथ नहीं होती। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक हर काम करते हुए यही सोचती थी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लेकिन तुमने मुझे समझाया जो नेक होते हैं उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं, उनका काम ही सब कुछ है। आंटी, अगर देव ग्रुप चैट में ब्लड नीडेड का मैसेज नहीं डालता तो मुझे पता भी नहीं चलता। वो तो ठीक है, तुमने साड़ी नोटिस की, स्पेशल मौका। आलिया, मैं खाना बना लूंगा, घूमने जाने पर सारा सामान उठा लूंगा। प्लीज शादी के लिए हाँ बोल दो। अगर खाना दोनों मिलकर बनाएं और घूमते हुए जब जो थके दूसरा उसे लाइफ लॉन्ग संभालने का वादा करे तो डील पक्की।